Hello, good evening all. I am Sonali, your EVS teacher. आशा है आप सभी मेरे साथ जुड़ गए होंगे और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। आज एक लंबे ब्रेक के बाद हमारी क्लास हो रही है। तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं एवरीडे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जुड़ने का हम थोड़ा देर वेट करते हैं ताकि सब जुड़ जाएं और फिर हम क्लासेस शुरू कर पाएँ। अनूप जी गुड इवनिंग, पूजा जी गुड इवनिंग एंड मीला जी गुड इवनिंग। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज एक लॉन्ग गैप के बाद मैं आप लोगों से जुड़ पाई हूँ। घासीराम सेठ जी गुड इवनिंग, अजय जी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा है आप लोग टाइम से आ गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों का जो फेथ था मेरे ऊपर, मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी दिनों से टेक्निकल इश्यूज से प्रॉब्लम इतनी हो रही थी कि मैं जुड़ नहीं पा रही थी आप लोगों से। नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। थोड़ा इंटीरियर एरिया से मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। एरिया थोड़ा इंटीरियर है जहाँ अक्सर नेटवर्क इश्यूज रहते हैं और वाईफाई की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है तो लंबी चलती है, जिसके कारण हम जुड़ नहीं पाते हैं आपसे। हमारा एक ये माध्यम है जुड़ने का और मैंने इसलिए आप लोगों को टेलीग्राम पे भी मैसेज किया था और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करी है कि टेलीग्राम पे आप सब जुड़ जाइए, जिससे कि डे बाय डे आप लोगों को मैं मैसेज कर दूं। बट नेटवर्क ही नहीं था तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी मैसेज नहीं कर पा रही थी कि मैं नहीं ले पा रही हूँ क्लासेस। मैंने थोड़ा लेट आप लोगों को मैसेज किया था। बट थैंक्स टू ऑल कि आप लोग आज क्लासेस में जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आज हमारा MCQ क्लास है। हमेशा आप लोगों को ये रहता है कि हम कंटेंट से तो पढ़ते हैं बट हाँ, कंटेंट से पढ़ने के अलावा हमें जो पेडागोजी है वो भी देखनी है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो 15 मार्क्स हैं वो आपके पेडागोजी से भी आने वाले हैं और 15 मार्क्स जो आपके कंटेंट से आने वाले हैं। ठीक है ना? हाँ, बहुत दिन बाद। यस घासीराम जी, सचमुच बहुत दिन बाद आज मिल रहे हैं, क्योंकि दिवाली के बाद से जो कनेक्टिविटी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। कई बार बारीक तार होते हैं वाईफाई के, वो कट जाते हैं तो फॉल्ट नहीं मिलता है और इसके कारण से वो जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो तो जो टेक्निकल लोग हैं उन्हीं लोग करते हैं, जिसके कारण मैं जुड़ नहीं पा रही थी। इसलिए आप लोगों की क्लास जो है लेट हुई है। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक हैं। फटाफट हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? तो फिलअप फॉर्म के लिए साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी जो क्लास है वो अब स्टार्ट करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा उन लोगों के बारे में हम बता देते हैं जो न्यू हमारे मेंबर्स जुड़ते हैं। और वर्षा मैम हमारी सोशल स्टडी की क्लास लेती हैं 9 AM पे। चंद्रशेखर सर मैथ की क्लास लेते हैं 10 AM पे। सुखवंती मैम इंग्लिश की क्लास लेती हैं 1 PM पे। रितु मैम CDP की क्लास लेती हैं 3 PM पे। मैं सोनाली आपकी EVS टीचर और हमारी टाइमिंग है 6 to 7 PM। आरती मैम लेती हैं आपकी हिंदी की क्लासेस 10 PM पर। ठीक है? तो ये जो है हमारी टीम है पूरी, और ये हमारे टीम मेंबर्स आपने देख लिए, टाइमिंग आपने देख लिया। जो न्यू मेंबर्स है वो टाइमिंग प्लीज़ इसमें देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस किस टाइम पे आपकी क्या क्या क्लासेस होंगी। देखिए, इसमें आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, EVS की जो क्लासेस हैं ये पेपर 1 के लिए हैं, ठीक है? और जो सोशल स्टडीज़ की क्लास है वो पेपर 2 में के लिए यूज़फुल है आपके। बाकी जो आपके सारे सब्जेक्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं, 4 सब्जेक्ट, ये आपके दोनों पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों में काम आएंगे, ठीक है? जरीन जी गुड इवनिंग और जानकी जी गुड इवनिंग। तो आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो ये क्लास होगा ये 100% फ्री है आपका, कोई भी इसमें आपके चार्जेस नहीं लग रहे हैं। सिलेबस एक बार हम अच्छे से और देख लेते हैं। सिलेबस से क्वेश्चन आता है कि ये सिलेबस जो है ये आपका टॉपिक्स में डिवाइड है, किस तरह से डिवाइड है। तो आपको आंसर में ये करना है कि जो हमारा सिलेबस है वो थीम्स में डिवाइड है, ठीक है? ये सिलेबस को लेकर के क्वेश्चन जो है मैंने देखा है कि आया हुआ है। सिलेबस जो है हमारा थीम्स में बटा हुआ है। टोटल हमारे 6 थीम्स हैं, जिनमें सिर्फ फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उसके 4 सब थीम्स हैं। मतलब उसके अंदर और छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांट दिया गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये फर्स्ट थीम हमारी है उसमें से आते हैं, क्योंकि उसमें फैमिली एंड फ्रेंड से भी क्वेश्चन आते हैं, वर्क एंड प्ले से भी क्वेश्चन आते हैं, एनिमल से, प्लांट से, सब में से क्वेश्चन मिला करके बहुत क्वेश्चन इसी में से बन जाते हैं, क्योंकि ये सभी एक मेन थीम का हिस्सा हैं और 4 सब थीम में ये डिवाइड कर दिए गए हैं।
सेकंड जो हमारा मेन थीम है वो है फूड, मतलब आपका भोजन, वाटर मतलब जल, शेल्टर मतलब आश्रय, ट्रेवल मतलब आपका यातायात, और थिंग्स वी मेक एंड डू मतलब चीज़ें जो हम बनाते और हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 6 थीम्स में हमारा जो है वो सिलेबस जो है वो बांटा गया है। तो आपको याद रखना है कि ये थीम है। ठीक है। अरिहंत की बुक जो है सीटेट के लिए आप ले सकते हैं, बट आपको जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो अब हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन सब चीज़ों को लेकर के, और आज हमारा जो मेन रहेगा वो पूरे पेडागोजिकल क्वेश्चंस ही रहेंगे। ठीक है। और श्वेता जी है, छठ पूजा कैसी रही? हाँ, छठ पूजा बहुत अच्छी रही। आप सभी को छठ पूजा की भी बहुत शुभकामनाएं। वो तो बीत चुका है और हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं, और दिवाली आप सब लोगों की आशा है अच्छी रही होगी, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लास को देर नहीं करेंगे और अब क्लास शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विज्ञान के प्रतिभाशाली विद्यार्थी की योग्यताओं को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन अधिक सहायक होगा? देखिए, पेडागोजिकल जो क्वेश्चन होंगे आपको ये ध्यान हमेशा रखना है कि जो पेडागोजिकल क्वेश्चन है उनमें अगर यहाँ विज्ञान के प्रतिभाशाली विद्यार्थी लिखा है तो ये सेम क्वेश्चन को वो मैथ्स में भी दे सकता है। ठीक है, और यहाँ विज्ञान ना लिख के यहाँ पे वो गणित लिख देगा, यहाँ पे वो गणित ना लिख के वो हिंदी भी लिख सकता है। तो यही क्वेश्चन को किसी और सब्जेक्ट में भी दिया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। कमजोर छात्रों को मदद के लिए प्रेरित करना, उसे कक्षा का मॉनिटर बनाना, नवीन परियोजनाओं के निर्माण में उसकी मदद करना, स्व अधिगम के लिए उसे निर्देशित करना। तो श्वेता जी का आंसर नहीं, श्वेता जी ने आंसर नहीं दिया है, और अजय जी का सी है आंसर, माही जी का भी सी है, श्वेता जी का डी है, बाकी लोग भी आंसर करेंगे। देखिए, आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको खुद को भी एक इन्वॉल्वमेंट फील नहीं होगा। आपको सबको आंसर करना है, गलत हो या सही हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर सबको करना है। जरीन जी का सी है, ठीक है। स्वाति जी का डी है, शकुन जी का है सी। वेरी गुड कि आप लोग आंसर कर रहे हैं। पार्टिसिपेट करना जरूरी है। आज पूरे क्वेश्चन हमारे पेडागोजिकल क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस होंगे। दिव्या जी का भी सी है और कृष्णा जी का भी सी है, तो सी इज़ द राइट आंसर। यस, राइट आंसर है सी। और इसको थोड़ा सा मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ। जिन्होंने आंसर गलत दिया है उनके लिए, ज़्यादा लोगों ने वैसे सी को ही आंसर किया है, और सी इज़ द राइट आंसर। देखिए, कमज़ोर छात्रों को मदद के लिए प्रेरित करने के लिए, देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात हो रही है तो कमज़ोर छात्र यहाँ पे नहीं आएंगे। सीधे सीधे आपको समझना है कि जब प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है तो कमज़ोर छात्र की बात कहाँ से इसमें आ गई? तो ये वाला तो वैसे ही कट हो जाता है, पहला वाला। दूसरा है कक्षा का मॉनिटर बना देना। अब कक्षा का मॉनिटर बनाने से योग्यता नहीं बढ़ जाएगी उसकी। ये योग्यता हम किस बेसिस पे बढ़ाएंगे? उसका जो एजुकेशनल साइड है, उसका जो पढ़ने लिखने वाला साइड है, उसको हमको बढ़ाने के लिए बात किया जा रहा है। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा सहायक नहीं होगा। ठीक है, मॉनिटर बनाने से क्या होता है? कॉन्फिडेंस आपका बिल्टअप होता है, आप एक ग्रुप वर्क कर पाते हैं, ग्रुप में लोगों को संभाल पाते हैं, ये आ जाता है। और उसके बाद है नवीन परियोजनाओं के निर्माण में उसको मदद करना और स्व अधिगम के लिए उसे निर्देश। अब देखिए, जो लास्ट वाला डी है ना, वो भी पूरी तरह से मैं कहूँगी कि गलत नहीं है। ठीक है ना, कि सेल्फ स्टडी जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और नवीन परियोजनाओं के निर्माण में उसकी मदद करना। तो स्व अधिगम के लिए जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो लोग जो हैं वह स्व अधिगम करते हैं, इसीलिए वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। आपको ये समझना होगा। ठीक है, इसलिए डी को भी हम नहीं लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा नवीन परियोजनाओं के निर्माण में उसकी मदद करना। मतलब जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है और वो कोई नई चीज़ों को कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है, कोई भी तरह के नए काम को कर रहा है, तो आपको उसकी क्या करनी है? भरसक मदद करनी है। तो वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है वो और भी प्रतिभावान बनेगा, क्योंकि स्व अधिगम जो है वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी करते ही हैं, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको निर्देशित करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्व अधिगम करते हैं, इसीलिए वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। क्लियर हो गया आपको पॉइंट?
आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो इसको हम एक बार टिक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा टिक रहेगा, पॉइंटर ऑप्शन हम ले लेते हैं और इसमें जो राइट आंसर है वो आपका होगा सी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2, रूपाली जी गुड इवनिंग। नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। देखिए उद्देश्य नहीं है, जहाँ नेगेटिव चीजें हैं वो भी आपको ध्यान देनी है कि ये पर्यावरण अध्ययन जो हम करा रहे हैं उसका उद्देश्य ये नहीं है। पहला है, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात न करना, प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली परिभाषाओं का बोझ डालना। बहुत इजी है इसका आंसर, मतलब देखते साथ आपको आंसर समझ में आ जाएगा। मैंने आप लोग को इसका क्लू भी दिया हुआ है। अवनी जी गुड इवनिंग। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। प्रतीक्षा जी का ए आ रहा है, माही जी का डी, स्वाति जी का डी, कई बार आपको लगेगा कि ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, तब आपको जो आंसर ज़्यादा नज़दीक है उसको देना है। ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया था। कई बार आपको ये होगा कि दोनों आंसर तो हमें सही लग रहे हैं, अब दोनों में से किसको चुना जाए। तो जहाँ चुनाव की बात आएगी वहाँ पे आप ऐसे आंसर्स को चुनेंगे जो कि जिनमें बच्चों की भलाई आपको नज़र आ रही होगी। ये मैंने आप लोगों को हिंट किया था, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें जो पहला वाला पॉइंट है रियल में ये भी सही लगता है देखने से, कि जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात न करना। तो ये पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य उसका यही है कि ये सब चीज़ों को करना है हमको आत्मसात, है ना। और दूसरा है, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी है उसका उद्देश्य। बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, ये भी उसका उद्देश्य है। लेकिन जो चौथा पॉइंट है वो ज़्यादा रिलेट कर रहा है, आंसर के ज़्यादा नज़दीक है। तो अब हम लोग को तो एक ही चुनना है इसमें से, तो हम उसी को चुनेंगे जिसमें बच्चों पर किसी भी तरह का हमला ना हो रहा हो। बच्चों को कंफर्ट जोन हमको देना है हर हाल में। तो बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली व परिभाषाओं का बोझ डालना। अब ये चीज़ें जो है ये रिलेट बिल्कुल भी नहीं कर रही है कि आप पर्यावरण का उद्देश्य इसमें देखा जा रहा है। तो पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी चीज़ इसमें दिखाई नहीं दे रही है और बच्चों पे बोझ डालने की बात कही जा रही है। तो इसलिए ये आंसर जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी पर्यावरण से रिलेटेड कोई बात भी नहीं कही जा रही है और बच्चों पर बोझ भी डाला जा रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। लेकिन फर्स्ट भी आपका, अगर फोर्थ वाला ऑप्शन ना होता तो आपका राइट आंसर 1 होता, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये कंफ्यूज आपको करने के लिए इस तरह के ऑप्शंस आएंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये दोनों आंसर सही है। तब आपको चुनना किसको है, जो नीचे वाला जो है, क्योंकि बच्चों पर इसमें बोझ डाला जा रहा है। समझ में आ रही है? जिन्होंने ए आंसर किया है कुछ हद तक ए भी इसमें सही है, लेकिन फिर भी इसमें राइट आंसर आप चुनेंगे चौथे वाले को। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि। देखिए सामूहिक चर्चा, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि, भूमिका निर्वाह करना, व्याख्यान देना, वर्णन करना, विचार गोष्ठी करना। आप लोग प्लीज नंबर डालेंगे कि आपने थर्ड का आंसर ये दिया है, ठीक है। तो आप 3 भी इसमें जरूर लिखेंगे, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। 3 लिख करके आप फिर आंसर करेंगे। जहाँ भी आपको कंफ्यूजन होगा आप पूछेंगे ज़रूर, किसी को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुन लेना है चुपचाप, उसका रीज़न आप लोगों को जानना ज़रूरी है। हाँ, नंबर थर्ड का आंसर है कृष्णा जी, फोर्थ के ले रहे हैं, लेखनी जी 4, माही जी का फोर्थ है, सबका ऑलमोस्ट फोर्थ आ रहा है, यस।
ऑलमोस्ट सभी का फोर्थ आंसर आ रहा है, यस। तो फिर यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और सभी ने जो है विचार गोष्ठी के लिए राइट लगाया है, यस। विचार गोष्ठी में हम क्या करते हैं ये भी बता देते हैं। भूमिका निर्वाह करना मतलब अगर कोई स्टोरी टेलिंग जैसी होती है उसमें बता देते हैं कि भाई एक इंसान जो है वो बोल करके सारी चीज़ों को बता दे रहा है, भूमिका निर्वाह करके बता दे रहा है। व्याख्यान में भी उसी तरह से होता है, वर्णन भी उसी तरह से होता है। लेकिन विचार गोष्ठी जो होती है वो एक सामूहिक चर्चा के रूप में हम करते हैं। सब लोग, बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं और अपने अपने विचार जो है वो रखते हैं। तो यही अपने अपने जो विचार होते हैं ये जब रखा जाता है तो अलग अलग कई सारे उद्देश्य, कई सारी चीज़ें हमें मालूम होती हैं। तो ये जो है सामूहिक चर्चा तभी होती है, जैसे घर में भी हम सामूहिक चर्चा बिल्कुल करते हैं। आप कभी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ रिलेट आप पर्यावरण शिक्षा से नहीं करिए। अब जैसे ये क्वेश्चन भी है ना, ये भी आपका किसी दूसरे सब्जेक्ट में पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ पर्यावरण से रिलेटेड ही सामूहिक चर्चा करा सकते हैं। सामूहिक चर्चा किसी भी विषय पे हो सकती है, घर पे भी हो सकती है। घर पे जब सभी बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठते हैं और वो लोग आपस में किसी चीज़ को लेकर के बातें करते हैं कि भाई घर में कोई बड़ा निर्माण कार्य कराना है, मान लीजिए कि घर में जो है उनके कोई बड़ा निर्माण कार्य कराना है, तो वो आपस में क्या करते हैं, एक सामूहिक चर्चा करते हैं कि भाई ये निर्माण कार्य जो है वो किस जगह में होगा तो अच्छा होगा, उसमें कितना खर्च आएगा और कितना बड़ा वो होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे क्या होती है, एक सामूहिक चर्चा होती है, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं। तो ये जो है शिक्षण विधि में भी ये कारगर होता है जब बच्चों को एक साथ बैठा करके उनको ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। विचार मतलब सामूहिक चर्चा मतलब ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर है, सही ने राइट आंसर भी किया है, वेरी गुड। फोर्थ नंबर है आपका क्वेश्चन, सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र है। सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का, देखिए इसमें एक वर्ड यूज हुआ है सामाजिक पर्यावरण, सिर्फ पर्यावरण नहीं है इसमें, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो उसमें पहला ऑप्शन है मानव और उससे संबंधित समुदायों का अध्ययन, मानव के भौतिक परिवेश का अध्ययन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतः संबंधों का अध्ययन। नंबर 4 डाल के करेंगे आंसर तो क्लियर हो जाएगा कि आपने नंबर 4 का आंसर किया है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें और फिर आंसर करें। ज्योति जी का आया है 4th नंबर, अजय जी का भी 4, हाँ सबका ऑलमोस्ट, आपका मीला जी का, माही जी, शिवांगी जी, कृष्णा जी, ज्योति, स्वाति, स्वाति जी का 1 आ रहा है, ओके, बाकी सबका 4th आ रहा है। ऑलमोस्ट सभी का जो है 4th आंसर आ रहा है और राइट आंसर भी 4th ही है। इसको भी आप लोगों को क्लियर करती हो। एक बच्चे ने नंबर 1 को किया है ना, कोई बात नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर जो है मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतः संबंधों का अध्ययन। देखिए इसमें समाज का भी बात किया जा रहा है, सामाजिक वातावरण का बात किया जा रहा है ना, सामाजिक पर्यावरण। तो आंसर में भी आप देखिए कि वो वर्ड कहाँ यूज हो रहा है, मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक, क्योंकि सामाजिक पर्यावरण की बात की जा रही है। तो पर्यावरण की बात की जा रही है तो प्रकृति का भी उसमें विश्लेषण आएगा, और सामाजिक पर्यावरण की बात की जा रही है तो इसलिए सामाजिक वातावरण की बात भी आएगी। और इन दोनों के बीच हमारा जो एक सामंजस्य होता है, एक को रिलेट जो हम करते हैं, उसको कहा जाता है अंतः संबंध। उससे रिलेटेड ये आंसर है, ठीक है। तो मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतः संबंधों का अध्ययन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। तो पहला वाला जो था मानव और उससे संबंधित समुदायों का अध्ययन, सिर्फ मानव से रिलेटेड इसमें जो है अध्ययन किया जा रहा है, नहीं, इसमें सिर्फ मानव से नहीं, हमें पर्यावरण का भी तो देखना होगा, क्योंकि सामाजिक पर्यावरण की बात की जा रही है तो प्रकृति का होना भी इसमें ज़रूरी है। इसलिए जो लास्ट ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि सेकंड वाला भी नहीं हो सकता भौतिक परिवेश का, और थर्ड वाला भी नहीं हो सकता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वहाँ हमें समस्याओं का अध्ययन नहीं करना है। हमें क्या देखना है, सामाजिक रूप से भी देखना है और उसको पर्यावरणीय रूप से भी देखना है, दोनों रूप से देखना है और उनके अंतः संबंधों का अध्ययन करना है कि हमारा कैसा संबंध है, किस तरह से हम रिलेट कर रहे हैं, ये हम देखेंगे।
तो सपना जी, आपका जो 1 नंबर आंसर है वो नहीं होगा, 4 नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया है। अगर किसी को भी डाउट है तो आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप पूछते भी जाएंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला रहता है ये क्वेश्चन, जो पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में खेल विधि सिखाने की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी आपका किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है, सिर्फ पर्यावरण अध्ययन के लिए नहीं। ये मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश किसी में भी आ सकता है। देखिए इसके ऑप्शंस हैं, वह व्यवहार में सरल है, दूसरा है बालक खेल खेल में सीख लेता है, तीसरा है स्वतंत्र वातावरण का निर्माण होता है, और चौथा बालक में अन्य गुणों का विकास होता है। नंबर 5 करके आंसर करेंगे प्लीज। बहुत इजी है, आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। माही जी का आंसर आ गया। माही जी ने आंसर किया है बी, मीला जी का बी, ज्योति जी का डी, लेखनी जी का बी, कृष्णा जी का भी बी है, जरीन बी, ऑलमोस्ट सभी ने बी किया है। ज्योति जी का है डी। ओके हाँ, तो इसमें भी देखिए मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि इसका आंसर जो है वो होगा सेकंड। सबने सेकंड को ही आंसर मोस्टली किया है, और कुछ लोगों को डी में कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि डी आंसर भी सही हो सकता है। ठीक है ना। तो देखिए इसको पहले ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में खेल विधि, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैंने आपको बताया जरूरी नहीं पर्यावरण अध्ययन ही होगा, किसी में भी खेल विधि सिखाने की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है। हमारा जो है ईवीएस जो है, ये हम किस ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, आपको पहले ये समझना होगा ये किस ग्रुप को हम पढ़ा रहे हैं। ईवीएस क्लास 1st to 5th। ठीक है ना। तो 1st to 5th के जो बच्चे होते हैं उनमें जो बचपना है वो बहुत ज़्यादा होगा, उनको खेलना बहुत पसंद होगा। थोड़े जैसे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे में मेच्योरिटी आती है, लेकिन 5th तक के बच्चे जो हैं उतनी मेच्योरिटी सभी बच्चों में नहीं आती है। तो हमको क्या देखना है कि वो किस तरह से भी बच्चा जो है वो सीख ले उस चीज़ को, है ना। तो हमको मेन हमारा उद्देश्य क्या है, उसको सिखाना। नई चीज़ें हैं उसके लिए, हर चीज़ें न्यू हैं, तो उसको नई नई चीज़ें कैसे सिखाएंगे, तो उसको खेल खेल में। जैसे आपने देखा होगा मैथ्स में एक अबेकस आपने देखा होगा, उसमें एक छड़ी नुमा लगी रहती है, उसमें बहुत सारे बॉल्स होते हैं, और बच्चों को उन बॉल्स को काउंट करके नंबरिंग सिखाई जाती है कि इस तरह से आपका ये वंस की प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सिखाया जाता है उनको। तो वो एक माध्यम हुआ सिखाने का, जो बच्चा क्या करता है उन रंगीन बॉल्स को देख करके आसानी से सीख लेता है। तो बच्चों को खेल खेल में जो सिखाना होता है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बच्चा जो है खेल खेल में वो सीख लेता है, और उसे पता भी नहीं चलता है कि वो सीख लेता है। ठीक है। अच्छा हाँ, ज्योति जी ने पूछा है, यस वेरी गुड। यही मैं चाह रही थी कि आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करें, क्योंकि क्वेश्चन मैंने इसी तरह के लिए हैं कि आपको कंफ्यूजन हो। आप देख रहे होंगे कि कई आंसर्स आपको ऐसे लग रहे हैं कि दोनों सही हैं, उसी तरह के क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। अब सेकंड जो है आपका ज्योति जी का सवाल है कि जो 4th नंबर है वो भी सही हो सकता है। यस वो भी सही हो सकता है, लेकिन वो तब सही होता जब सेकंड वाला ऑप्शन हमारे इस लिस्ट में नहीं होता। ठीक है। अगर आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ 3 ही ऑप्शन होते, 1st, 3rd एंड 4th, तो आपका 4th राइट होता। लेकिन खेल खेल में सिखाना जो है इसका मेन आंसर यही होगा। हाँ, 4th वाला भी काफ़ी हद तक आंसर सही है, गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत है आंसर। बालक में अन्य गुणों का विकास होता है बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या है, खेल विधि सिखाने की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है। आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ये भी आपको देखना है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है सिखाने की दृष्टि से। ठीक है। तो यहाँ सिखाने की बात की जा रही है, तो बालक खेल खेल में सीख लेता है। तो क्वेश्चन की बारीकी को आपको समझना है और ध्यान देना है। ठीक है। कोई डाउट आपको है ज्योति जी? अगर कोई दिक्कत आपको है तो ज़रूर पूछिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो अपनी डाउट को क्वेरी करते हैं, ये मुझे बहुत ही पसंद है। कई टीचरों को ये पसंद नहीं होता है, हमने जो पढ़ा दिया वो बिल्कुल सही है। अब वो कैसे सही है आप समझिए। मेरा काम ये है कि अगर मैं आप लोगों को कोई चीज़ सिखा रही हूँ
तो उसको आपको डीपली सिखाऊंगी। ठीक है, तो ज्योति जी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप पूछिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। एज अ टीचर आप लोग भी जब पढ़ाएंगे तो आपको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र है। देखिए सामाजिक पर्यावरण, यहाँ भी देखिए वर्ड क्या यूज हुआ है, पर्यावरण के साथ सामाजिक वर्ड लगा है, ये आपको देखना है। ठीक है, और इसमें जो है गलती से आंसर जो है इसमें रह गया है, मैंने इसको डिलीट नहीं किया है, तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। मानव और उससे संबंधित समुदायों का अध्ययन किया जाता है, मानव के भौतिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है। ओके सॉरी, ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, ये अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, सॉरी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। सॉरी ये गलती से एक बार फिर से आ गया है, रिपीटेड है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, तो एक बार और देख लेते हैं। तो ये जो है मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसका राइट आंसर ये होगा। ये अभी अभी हमने किया था, ये फिर से क्वेश्चन गलती से आ गया है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का समग्र दृष्टि से प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पे भी आपको एक वर्ड मिला हुआ है, ये देखिए समग्र दृष्टि। यहाँ क्या किया जा रहा है, समग्र दृष्टि एक वर्ड यूज किया गया। ये छोटी छोटी चीजें पेडागोजी में आपको पूछी जाएंगी। सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का समग्र दृष्टि से प्रमुख उद्देश्य है। समग्र दृष्टि से मतलब संपूर्ण दृष्टि, सारी ओर से, ऑल ओवर। पहला है भावी जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। दूसरा है सामाजिक कुरीतियों के प्रति अरुचि उत्पन्न करना। तीसरा है सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण कर उनके निराकरण हेतु प्रयत्न करना। और चौथा है समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराना। तो ये 7वें का आंसर आप लोग करेंगे, 7th का आंसर आप सभी करेंगे। कृष्णा जी का सी है आंसर, थर्ड आया, थर्ड ऑलमोस्ट सबका थर्ड आ रहा है आंसर। वेरी गुड, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, और इसमें लग नहीं रहा है कि किसी को कोई डाउट भी है। तो मिनट आगे चला गया है। इसका जो है थर्ड है आंसर, राइट आंसर इसका थर्ड है। तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर जो है थर्ड है। तिलोक जी ने फोर्थ किया आंसर, ओके कोई बात नहीं, फोर्थ किया है तो देखिए तिलोक जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने फोर्थ आंसर किया समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराना। अब आप एक चीज़ समझिए कि आप, मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन बताया कि आप किस एज ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, आपको वो फोकस करना है। आप पेपर 1 के लिए एग्जाम देंगे है ना, और आप जो टीचिंग करेंगे वो 1st to 5th के लिए करेंगे। तो इतने छोटे बच्चे को उत्तरदायित्व का बोध कब होगा, जब उसको समस्या का पता होगा। तो इसका आंसर जो है सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण कर उनके निराकरण हेतु प्रयत्न करना। ये जो चीज़ है ये हम बच्चों को कराते हैं। इसका भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे बच्चों का एक चैप्टर होता है ईवीएस में, वाटर पोल्यूशन या किसी भी तरह का पोल्यूशन से रिलेटेड। वाटर पोल्यूशन उसमें हो सकता है, आपका एयर पोल्यूशन हो सकता है, रिलेटेड टू पोल्यूशन रहता है, एक चैप्टर जरूर रहता है ये। और ये हर साल उनको रहेगा, क्लास 2 में भी रहेगा, 3 में भी रहेगा, 4th 5th, धीरे धीरे वो मतलब एक लेवल उसका हाई होता जाएगा। ये क्या बताया जाता है, समस्या बताई जाती है, और उसके बाद आगे बड़ी क्लासेस में उसको और डिटेल भी किया जाता है। तो देखिए ये क्यों बताया जाता है, पहले उनको ये सिर्फ छोटी सी चीज़ बताएंगे कि भाई फैक्ट्री से जो है वो धुआं निकल रहा है, देखो ये वातावरण को ख़राब कर रहा है। उसके बाद आगे जब क्लासेस में और पढ़ते जाएंगे तो उनको क्या किया जाएगा, उसकी विश्लेषण बताया जाएगा, उनमें क्या क्या गैस निकल रही है, किस किस तरह से नुकसान कर रही है, और फिर उसको निराकरण के लिए उसमें उपाय बताया जाएगा कि हमको ये फैक्ट्री जो है इस तरह से नहीं निर्माण करना चाहिए, और इसमें ये चीज़ें लगानी चाहिए जिससे गंदगी कम हो। ये क्या कर रहे हैं, हमको निराकरण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर होगा। और थैंक्स टू तिलोक जी कि आप लोग समझ रहे हैं, अगर गलत भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर लेकिन सबको करना है।
इससे क्या होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम एक सामूहिक चर्चा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये जो हमारी शिक्षण विधि है अभी हम कौन सा कर रहे हैं, ये एक सामूहिक हो रहा है, हम ग्रुप में कर रहे हैं, सब अपना अपना आंसर रख रहे हैं, मतलब सब अपनी अपनी क्या रख रहे हैं, जो अ, समझ रहे हैं, अपनी अपना पक्ष रख रहे हैं कि हमको ये आंसर लगता है। तो ये हमारी सामूहिक चर्चा है, ये एक तरह का पढ़ाई का ये टाइप हुआ जो अभी हम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसमें सब अपने अपने आंसर्स रख रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और जो राइट आंसर हो रहा है उसको हम चुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में जो बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है, देखिए सामाजिक पर्यावरण ये दोनों वर्ड इसमें आ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि सिर्फ पर्यावरण से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, बल्कि सामाजिक पर्यावरण की बात हो रही है। संवेगात्मक विकास, प्राकृतिक विकास, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार, शुद्ध पढ़ने लिखने तथा बोलने की स्वतंत्रता। 8th का आंसर करेंगे माही जी का आंसर आ गया सी। प्रतीक्षा जी का डी, ज्योति जी का सी, दीपक जी का ए आ रहा है, संवेगात्मक विकास। बाकी सबका 3 आ रहा है। तो इसमें भी देखिए आपको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, जहाँ भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये आपको देखना है। सामाजिक पर्यावरण मतलब समाज और पर्यावरण दोनों का रिलेट होना चाहिए इसमें, है ना। इसमें हमने क्या देखा, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में जो बात प्रमुख रूप से सिखाई जाती है वो आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार, क्योंकि सामाजिक वहां वर्ड यूज हुआ है, तो आंसर्स भी आपको ढूंढने हैं जिसमें समाज का जिक्र हो रहा हो, वहां बात हो रही हो कि समाज के अनुसार हमारा व्यवहार, है ना, आवश्यकताओं के अनुसार हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा, छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो देखा होगा, उसमें नेबरहुड से रिलेटेड सब एक टॉपिक जरूर रहता है। हमारे सहायक, एक चैप्टर है इनका बच्चों का रहता है, उसमें हमारे जितने भी सहायक होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, जैसे कि टेलर है, उसके बाद आपका पोस्टमैन है, ठीक है, और प्लम्बर है आपका, मतलब जो नल वगैरह ठीक करता है, जूते सिलने वाला हो गया, ऐसे बहुत सारे शॉपकीपर्स हो गए, उन सब के बारे में एक चैप्टर होता है। वो हमें क्या सिखाते हैं बच्चों को, वो क्यों पढ़ाया जाता है, सिर्फ ये जानने के लिए नहीं कि ये जो जूते बनाता है इसको कॉबलर कहते हैं, मोची कहते हैं, या जो शॉपकीपर है वो दुकान में सामान बेचता है, एक मिल्कमैन के बारे में उनको पढ़ाया, सिर्फ ये नॉलेज देने के लिए नहीं, हमको उनके हम मतलब हमको क्या क्या उनसे सहायता मिल रही है, तो हमको क्या करना चाहिए, उनसे बिहेव कैसा करना चाहिए, ये चीज़ें भी साथ साथ बताई जाती हैं कि देखिए ये हमको ये चीज़ में सहायता देते हैं, तो बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है। तो ये हुआ सामाजिक पर्यावरण, है ना। क्योंकि जो ईवीएस सब्जेक्ट आपका होता है, छोटे बच्चों को आप देखिएगा कि उनका अलग से एसएसटी नहीं होता है। जो एसएसटी में कई सारी चीज़ें होती हैं वो भी वो किस में पढ़ते हैं, ईवीएस में पढ़ते हैं। अलग से साइंस नहीं होता है, साइंस वो ईवीएस में ही मर्ज होता है। क्योंकि सामाजिक अध्ययन, देखिए ये भी एक कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो ईवीएस है ना, उसको एनवायरमेंटल साइंस कई लोग बोलते हैं। ये चीज़ भी एक क्वेश्चन आ चुका है, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, अभी मुझे याद आ गया कि ईवीएस जो है उसका फुल फॉर्म कई लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल साइंस। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ इसका फुल फॉर्म है, नॉट साइंस, क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी स्टडीज़ की जाती हैं, जिसमें इसलिए छोटे बच्चों को अलग से एसएसटी नहीं पढ़ाया जाता, उनको मैप के बारे में भी इसमें बताया जाता है। आपने देखा होगा कई क्वेश्चन मैप से रिलेटेड भी हैं। तो ये ईवीएस जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को साइंस और एसएसटी ये सारा कुछ उसमें मर्ज हो जाता है। आपके कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी इसमें ऐड होंगे जो मैं आपको आने वाले क्लासेस में कराऊंगी, उसमें सारे मैथ्स के रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के संबंध में सही कथन है। देखिए पर्यावरण, उसके संबंध में
कौन सा कथन सही है? यह हमें चारों ओर से घेरने वाला वातावरण है। प्रकृति की समस्त जैविक अजैविक क्रियाएं पर्यावरण का अंग हैं। पर्यावरण में स्थल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल व जल मंडल शामिल है। और चौथा लास्ट है उक्त सभी। यस, माही जी इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का आंसर आप लोग करेंगे। और फटाफट आंसर्स आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, और जब आंसर सबके सही आते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आप लोगों का। यस, राइट आंसर इज़ डी। सभी का सही आंसर जो है वो डी आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पर्यावरण के संबंध में बिल्कुल सही हैं, है ना। तो बहुत इजी भी है क्वेश्चन। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो थोड़े इजी होंगे, और कुछ घुमावदार भी मिलेंगे। तो 9th का बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट, किसी को कोई डाउट नहीं दिख रहा है मुझे। आगे बढ़ जाते हैं हम 10th पे। पर्यावरण में मनुष्य द्वारा लाए गए परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पर्यावरण में जो है, जो मनुष्य द्वारा परिवर्तन लाए गए हैं, यहाँ भी एक वर्ड यूज हो रहा है। ये इस चीज को आप लोग छोटी छोटी चीजों को ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इजी करने के लिए ये कर रही हूँ कि इसमें परिवर्तन कौन ला रहा है। पर्यावरण खुद नहीं ला रहा है, कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं हो रहा है। पर्यावरण में मनुष्य द्वारा लाए गए परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, स्थूल या उक्त में से कोई नहीं। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, उसको आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि मनुष्य द्वारा लाया गया है परिवर्तन। बहुत अच्छा, मैंने जो आप लोगों को समझाना चाहा था वो बेसिक चीज आप समझ गए हैं, और इसलिए आप सभी का आंसर राइट आ रहा है, बिल्कुल सही, नाइस। तो मेरा समझाना जो है आप लोगों को समझ में आ रहा है, सबका राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मनुष्य जो है वो समाज का हिस्सा है ना। मनुष्य जो है वो आपस में मिल करके ही समाज का निर्माण करते हैं। तो अगर मनुष्य परिवर्तन ला रहा है तो वो कैसे परिवर्तन होगा? हमेशा, है ना, सामाजिक परिवर्तन होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि ऑलमोस्ट यस सभी का आंसर सही आ रहा है। वेरी गुड, नाइस क्लास। और आंसर हम लोग सब अधिक से अधिक दे रहे हैं और सही दे रहे हैं। सब एक बार अपने लिए ही क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छा क्लास चल रहा है हमारा, और सभी अपने लिए एक क्लैपिंग करिए जोरदार, ताकि सबको खुशी मिले कि हमने सही आंसर किया है। वेरी गुड। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। पेडागोजिकल में आप लोग मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। नाइस क्लास, मुझे अच्छी लगी बहुत। आप लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत पसंद आ रहा है, और अपने लिए तो एक ताली सबको बजानी चाहिए। यस, नंदिनी जी की ताली तो बज गई, और देखते हैं। यस, माही जी की भी बज गई, वेरी गुड। जरीन जी ने भी ताली बजा दिया है, वेरी गुड। तो आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक भी सबको ज़रूर करना। बिना लाइक किए कोई नहीं जाना चाहिए क्लास से, सबको लाइक भी करना है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप लोग एक लाइक तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। और जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं किया है वो जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देखिए, आपकी ताली बजते ही मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ गई पढ़ाते पढ़ाते। आप देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरी क्लास बहुत एक्टिव है। मुझे लग रहा था कि कुछ लंबा गैप हो गया है 4-5 दिनों का, तो आज बच्चे नहीं आएंगे, शायद मुझसे रूठ गए होंगे बच्चे कि टीचर जो है हमारी गायब हो गई पता नहीं कहाँ, और एग्ज़ाम नज़दीक है और पढ़ा नहीं रही हैं। बट बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने भरोसा रखा मेरे ऊपर, थैंक्स फॉर देट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही कथन है। इसमें क्या लिखा है? सही कथन। पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही कथन। यह हमें पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं सुधार की समझ देता है। यह मनुष्य के एवं प्रकृति के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय दृष्टिकोण है। और चौथा है उक्त सभी।
हाँ प्रतीक्षा जी, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप जो हमारा वीडियो चल रहा है, जो हमारी लाइव चल रही है, इसमें आप नीचे जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीकली हमारी एक गूगल मीट होती है जहाँ आप अपनी क्वेरी जो भी है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वेरी गुड, हमेशा की तरह आंसर आप सभी का सही है। बहुत ही अच्छी क्लास, नाइस पार्टिसिपेशन। और उक्त सभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही हैं, है ना? बिल्कुल सही है आपको सभी का आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। पर्यावरण का स्वरूप मूलतः होता है। पर्यावरण का स्वरूप कैसा होता है मूलतः? सिर्फ जैविक होता है, सिर्फ अजैविक होता है, प्रतिजैविक होता है, या उक्त दोनों? देखिए लास्ट वाले में लिखा है कि उक्त एक एवं दो, मतलब जैविक और अजैविक दोनों को लिया जा रहा है। तो इसका आंसर आप करेंगे। ये एक पहले के क्वेश्चन में ये आ चुका है जिसमें कि इसका आंसर लिखा हुआ था। ट्वेल्व नंबर डाल के लिखेंगे। बहुत इजी है इसका आंसर भी। यस। और हमारी जो टीम है, हमारी जो क्लास है, वो उसमें सभी इंटेलिजेंट है भाई, सबका आंसर सही आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आंसर सही आ रहा है। नाइस। इसमें राइट आंसर आपका है फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है ना? क्योंकि जैविक भी हम लेते हैं और अजैविक चीज़ें भी लेते हैं, दोनों चीज़ ही पर्यावरण के स्वरूप में आ जाती हैं, जैविक एवं अजैविक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य होता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास, बालक के क्रियात्मक पक्ष का विकास, बालक के भावनात्मक पक्ष का विकास, उक्त सभी। थैंक यू जरीन जी। जब बच्चों का प्यार मिलता है तो टीचर को भी प्राउड फील होता है अपने पढ़ाने पे। बहुत अच्छा, नाइस। वेरी गुड, आप सभी का आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों का ज्ञानात्मक पक्ष भी बढ़ता है, क्रियात्मक पक्ष भी बढ़ता है और भावात्मक। ये तीनों के एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। जब हम पर्यावरण अध्ययन कराते हैं तो उनका ज्ञान बढ़ता है कि हमको किस तरह के पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो हमारे पर्यावरण के लिए यूज़फुल हैं, कौन हमें ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, कौन से पौधे जो हैं वो जहरीले होते हैं, इनके बारे में बच्चे पढ़ते हैं, जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ उनके ज्ञान को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। उसके बाद हम क्या कराते हैं? क्रियात्मक पक्ष को कैसे बढ़ाते हैं? हम उनसे मॉडल बनवाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं और उनको क्या करते हैं? काम करवाते हैं उसमें कि भाई आप पौधे लगाइए। उसके बाद जैसे बीज अंकुरण होता है, उनके लिए बोलते हैं कि भाई आप बच्चों, आप लोग घर में चने लीजिए और चनों को लेकर के आप क्या करिए? भिगो के रखिए। तो आप उसमें क्या देखेंगे? एक दो दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें से अंकुरण हो रहा है, बीज निकल रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि आप बच्चों को क्या दे रहे हैं? आप बच्चों को दे रहे हैं कि आप करो इस काम को। तो आपने क्या किया? ज्ञानात्मक पक्ष बढ़ाया, उनका क्रियात्मक पक्ष बढ़ाया, ज्ञान भी उनका बढ़ा, वो खुद ने उनने किया वो काम कि आप बच्चों सूखे पत्ते आप कलेक्ट करिए और उसको आप चिपकाइए। ये क्यों देते हैं? वो पत्ते पहचानते हैं बच्चे, अलग अलग फूल आप कलेक्ट करवाते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे उनका क्रियात्मक पक्ष जो है वो विकास होता है। अब आती है भावनात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष उनका कैसे बढ़ेगा? भावात्मक पक्ष उनका इस तरह से बढ़ता है कि उनका प्रकृति के प्रति स्नेह बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। तो ये उनका एक भाव होता है जिसके कारण क्या करते हैं? वो प्रकृति के लिए रक्षा, उसका संरक्षण, विकास, जो भी उसके लिए अच्छा हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। तो उनका भावात्मक पक्ष का भी विकास होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर वो अपने आसपास बचपन से ही बहुत पेड़ पौधे देखता है तो उसको ऑब्वियस है कि वो पेड़ पौधों का शौक होता है। अगर उसके घर में पेट्स हैं तो उसको पेट्स भी अच्छे लगेंगे, उसको रहेगा कि हाँ मुझे भी पेट्स पालना है। और शुरू से उसको आदत रहेगी, अगर
किसी भी तरह का पेट्स अगर उसने रखा हुआ है तो उसको एक लगाव रहेगा उस पेट से, तो ये आपका हो जाता है भावात्मक पक्ष का विकास। तो उक्त सभी ये राइट आंसर है। आगे पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का आशय क्या है? पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का आशय, ठीक है, पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी एवं कौशलों का विकास करना, पर्यावरण संकट पर विचार व्यक्त करना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, पर्यावरण का विकास करना। 14 का आंसर भी बहुत इजी है। ज्योति जी थैंक यू, थैंक यू जरीन जी, बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को और भी अच्छा पढ़ा पाऊँ और अच्छे कंटेंट दे पाऊँ और आप लोग अच्छे नंबरों से सब पास हो पाएँ, ईश्वर से यही कामना है। तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन कि पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी एवं कौशलों का विकास करना, ठीक है। मान लीजिए आपका ये फर्स्ट पॉइंट नहीं होता है, ऑप्शन में ये फर्स्ट पॉइंट नहीं रहता है, तो आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है ये भी काफ़ी हद तक नज़दीक है आंसर के, पर्यावरण का विकास करना, ठीक है। तो कई बार आपको लगेगा कि 2 आंसर सही हैं, तो जो ज़्यादा सही है उसको आपको राइट करना है। तो यहाँ जो है राइट आंसर क्या हो गया आपका, नंबर 1 हो गया और सभी ने सही आंसर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रिंसी जी ने बी आंसर दिया, पर्यावरण संकट पर विचार व्यक्त करना। देखिए विचार व्यक्त करने वाली बात इसमें नहीं आएगी, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, हमारा आशय क्या है कि पर्यावरण के संबंध में हम सही जानकारी और कौशलों का विकास कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य, देखिए फिर से ये चीज आ गया है, क्वेश्चन 2 तरह से सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शंस चेंज हो गए हैं, ठीक है। जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो भी यही था कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का आशय क्या होता है। सेकंड हमारा अभी जो क्वेश्चन है ये भी वही है लेकिन ऑप्शंस बदल गए हैं, ये आपको ध्यान देना है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है, क्या होता है, पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण के संबंध में बालकों में अवबोध विकसित करना, पर्यावरण का विकास करना, उक्त सभी। ये क्वेश्चन भी एक बनता है, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस अलग हो गए, ये चीजें भी आपके सामने आएंगी। बहुत इजी है और आंसर सबका सही आएगा मुझे उम्मीद है, और आ भी रहा है। यस, राइट आंसर इज डी और बहुत लोगों का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैविक विविधता का संबंध है, जैविक विविधता वायुमंडल से, जलमंडल से, भूमंडल से, उक्त सभी से। 16 का आंसर करेंगे। हाँ जी, ये सही आंसर आ रहा है सभी का, डी आंसर इज राइट आंसर, उक्त सभी। क्योंकि देखिए आप वायुमंडल में देखेंगे तो बहुत सारी विविधताएं हैं, जलमंडल में भी आप ये देखेंगे बहुत सारी विविधताएं हैं, भूमंडल में भी देखेंगे तो बहुत सारी विविधताएं हैं, मतलब अलग 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 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये भी राइट आंसर है आप सभी का, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, बहुत ये अक्सर कराया जाता है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, बीज अंकुरण की अवधारणा को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। पहला है अंकुरित बीज को कक्षा में दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाना, बोर्ड पर चित्र के माध्यम से अंकुरण के चरणों को प्रस्तुत करना, बच्चों को बीज बोने की एक गतिविधि करने के लिए विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए और उनका चित्रण करने के लिए कहना, और बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाना। बहुत इजी आंसर है। देखने में इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं कोई भी गलत नहीं है, सब चीज़ें जो हैं वो सही हैं, लेकिन इनमें से एक जो है वो सबसे ज़्यादा सही होगा, वो आपको देखना है
कि इनमें सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए। मतलब किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से बीज अंकुरण को पढ़ाया जा सकता है, क्या ऐसी चीज होंगी जो सब में है, कौन से ऑप्शन में सारी चीजें हैं। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है ए और सी में। तो देखिए कई लोगों ने ए भी आंसर किया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दिया जाएगा अभी। अंकुरित बीज को कक्षा में दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाना। जब हम ऐसी अंकुरित बीज बच्चों को दिखा देते हैं तो उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। अच्छा मैडम लेके आई होंगी, हाँ अंकुरण हो गया, ठीक है ठीक है। बोर्ड पर भी हम जब चित्र को बना देते हैं तो बच्चा उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। हाँ ठीक है मैडम ने चित्र बना दिया, हम भी बना लेते हैं, इस तरह से बच्चे बना लेंगे। और डी भी जो है वो बीज अंकुरण की हम तस्वीरें दिखा देंगे, बच्चे जैसे बुक में देखते हैं वैसे देख लेंगे। तो ये तीनों जो हैं ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। इफ़ेक्ट कहाँ आपका आएगा, जो आपको ऑप्शन सी, इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें सारी चीज़ें हैं। छात्रों को बीज बोने की गतिविधि दिया जाता है, बोलेंगे कि आप इसको घर पे करके देखिए। तो बच्चों को क्या होता है, उत्सुकता आती है, नई चीज़ करने को मिलती है। तो वो क्या करेंगे, उसको घर में बहुत हल्ला मचाते हैं बच्चे आके, इस चीज़ को आप जिनके बच्चे होंगे उनको मालूम होगा। तो ये एक्टिविटी ज़रूर बच्चों को दी जाती है करने के लिए। और मुझे अपने बचपन का भी याद है कि मैंने बचपन में भी ये गतिविधि जो है करी हुई है। तो बड़ा मज़ा आता है। एक बच्चों की जो मानसिकता होती है कि हम बीज को हमने पानी में भिगो दिया, उसके बाद उसमें से अंकुरण हुआ, उसमें से छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, उनको मिट्टी में लगाया, अब वो पौधे बड़े हो रहे हैं। तो ये एक जो क्यूरिसिटी होती है उनका, जो उसमें देखने का शौक होता है, वो जो अवलोकन करते हैं, तो उस सारी चीज़ों को देखने से वो सीख पाते हैं बहुत जल्दी। और विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए उनका चित्रण भी वो करते हैं। तो अब जब वो खुद किए होते हैं तो बहुत अच्छे से वो समझ पाते हैं। तो ये गतिविधि इसलिए दी जाती है कि सिर्फ आप अंकुरित बीज को दिखा देंगे तो वो बोलेंगे कि अच्छा भाई अंकुरण तो हो गया, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जब वो खुद करेंगे तो जीवन भर उनको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो हम जो पढ़ा रहे हैं, हम क्या कोशिश करेंगे कि बच्चों को वो अच्छे से समझ में आए, हमेशा वो याद रख पाएँ उस चीज़ को। तो जो ये थर्ड वाला पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा सही इसलिए होगा जब वो खुद करेंगे उस चीज़ को, तो उस चीज़ को एक एक बातें, उसकी एक एक बारीकियाँ देखेंगे और फिर उस चीज़ का चित्र बनाएंगे तो उनको चित्र बनाने में भी आसानी होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद उस चीज़ को देखा है कि हाँ पहले एक छोटा बीज था, उसके बाद धीरे से उसमें छोटी सी अंकुर निकली, फिर वो अंकुर और बड़ा हुआ और फिर उसमें से एक बड़ा पौधा निकला। तो जब वो खुद करता है तो उन चरणों को वो समझ पाता है, फिर उसके जड़ों का निर्माण हुआ। तो ये सारी चीज़ें बच्चे खुद करके समझ पाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 17 का, वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन है जरीन जी कि क्लियर हो गया आपको? क्योंकि बच्चों को जब हम खुद करवाते हैं उस चीज़ को तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, इसलिए उनको प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स, ये सब दिया जाता है। प्रोजेक्ट्स तो करने इसीलिए दिया जाता है कि आप खुद करिए, खुद करके उस चीज़ को समझिए। जैसे पानी छानने वाला भी एक बच्चों को बताया जाता है कि बहुत सारे चीज़ों को पानी जो है, मिट्टी, ये सब जो है मिट्टी रखा जाता है एक लेयर, फिर रेत का रखा जाता है और फिर पत्थर रखते हैं, इस तरह से रख के पानी को छाना जाता है तो पानी छन के साफ पानी आता है। तो ये बच्चों को कराया जाता है, इससे वो क्या समझते हैं कि पानी किस तरह से छनता है। पौधे लगाने की बात कराई जाती है। प्रकाश संश्लेषण उनको कैसे समझाया जाता है, आप 2 पौधे लगाइए, एक को अंधेरे कमरे में रखिए और एक को सूर्य की रोशनी में अच्छे जगह रखिए, पानी दीजिए। तो क्या होगा, जो सूर्य की रोशनी में है वो पौधा बहुत हेल्दी रहेगा, उसको सब चीज़ अच्छे से खाने पीने दीजिए, वो पौधा अच्छा रहेगा। लेकिन जो पौधा अंधेरे कमरे में है वो सूर्य की रोशनी के बिना भोजन नहीं बना पाएगा और एक समय के बाद वो मर जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम बच्चों को क्या करते हैं, गतिविधियां कराते हैं ताकि वो, तो ये जो तरीका है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा हुआ आपका, सी हुआ। आगे बढ़ते हैं 18th।
निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना, उन्हें भ्रम का आनंद लेने देना। तो देखिए, ईवीएस पाठ्यक्रम में पजल और पहेली अगर शामिल करते हैं तो उनके उद्देश्य नहीं है, ये कहा जा रहा है। कुछ उसमें पजल्स वगैरह होता है, वो शामिल किया जाता है। तो ये उद्देश्य कभी भी बच्चों को भ्रमित करने का उद्देश्य कभी भी आपका नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है जरीन जी, आपको समझ में आ रही है सारी चीज़ें। तो इसका जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये वाले क्वेश्चन में भी, तो ये क्वेश्चन को भी मैं एक बार अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि इसमें सी और डी जो है वो दोनों एक से हैं। तो भ्रमित करना जो है उद्देश्य नहीं है, भ्रम का आनंद लेने देना ये सब कोई मैटर ही नहीं करता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उद्देश्य आपका क्या नहीं है, बच्चों के मन को भ्रमित नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें उद्देश्य नहीं है की बात की जा रही है। पजल तो इसलिए शामिल किया जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, तर्क क्षमता विकसित होती है, वो कई तरह से सोचते हैं और अलग अलग चरणों में वो सोचते हैं, और आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता भी उनके में विकसित होती है कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा, है ना। तो भ्रम जो है उनके अंदर नहीं आना चाहिए किसी भी तरह का, वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल होता है उत्कृष्ट ड्राइंग पेंटिंग कौशल, ग्लोबल गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। मानचित्र जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या क्या कौशल हमारे अंदर शामिल हो जाते हैं। मानचित्र में क्या रहता है, सबसे ज़्यादा हमें ध्यान क्या देने, किस चीज़ का हम ध्यान देते हैं मानचित्र में, कि हमारा जो है कौन सा स्थान कहाँ है, वहाँ से वहाँ की दूरी कितनी है, उसमें दिशाएं किस दिशा में कौन सा है। तो इसलिए आंसर जो आपका आएगा ये आएगा डी, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब समय जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, तो थोड़ा सा बस लास्ट क्वेश्चन एक और आपका रह गया, 20 क्वेश्चन लास्ट वाला हम कर लें। तो मानचित्र में हम देखते हैं कि स्थान, उसकी दूरी क्या है, दिशाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम मानचित्र में पढ़ते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। पाठ को सुखद और रोचक बनाने में बिल्कुल ये भी करता है। विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने के लिए, उसे पता लगाने की छात्र को क्षमता बढ़ाने के लिए, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में, और छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए। देखिए इसमें 20 जो क्वेश्चन आपका है, इसमें देख के लगेंगे कि सभी आंसर इसमें सही हैं, लेकिन इसमें ये ऑप्शन है नहीं कि उक्त सभी। तो इसमें आपको किसी एक को छांटना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा रिलेट करेगा आंसर से। पाठ को सुखद और रोचक बनाने के लिए कई लोग कह रहे हैं, कई लोग बी का कह रहे हैं आंसर। ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन है, ओके। अच्छा, डी भी आ रहा है आंसर। ठीक है, आप लोग आंसर करिए, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसमें आंसर जो है, अब आपको लगेगा कि सभी आंसर सही हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है,
है ना, इसलिए आपके आंसर भी मिक्स्ड आ रहे हैं। ये उसी तरह का क्वेश्चन है ही। तो इसमें देखिए क्या है, इसका आंसर मैं आप लोग को क्लियर करती हूँ, थोड़ा सा है डिफिकल्ट लेकिन आप लोग समझ लेंगे सब। देखिए, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने। देखिए, कल्पना, जब आप किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो बच्चे जो हैं कल्पना भी बहुत करते हैं, तो उनको कल्पनाशील बनाता है। कहानी क्या करता है, सुखद तो बनाता ही है, सही है बिल्कुल, ये भी रोचक भी बनाता है, लेकिन बच्चों की जो कल्पना शक्ति है ना, उसको बहुत बढ़ाता है। तो उनका कल्पना शक्ति का बढ़ना मतलब क्या होगा, उनके अंदर बहुत ज़्यादा विकास होना। तो इसलिए इसमें ये क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसके सारे आंसर ही राइट हैं, किसी में भी कोई गलत नहीं है, जो ऑप्शन है वो कोई भी गलत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा आंसर के नज़दीक इसलिए इसमें आ रहा है कि जो बच्चे हैं, बच्चे की कल्पना शक्ति का इसमें विकास हो रहा है और छात्र की जो क्षमता है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए हम आंसर बी को चुनेंगे, बी इज़ द राइट आंसर। वैसे बाकी आंसर भी जो हैं वो गलत नहीं है, लेकिन हमें यही पेडागोजिकल में देखना है कि कई बार हमें लगेगा कि सारे क्वेश्चन सही हैं, बट सारे सही होते हुए भी उनमें से किसी एक को चुनना होता है और यही छोटी सी गलती हमसे हो जाती है। ठीक है, तो आशा है आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और कल भी हम सेम टाइम पे जुड़ेंगे। जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूंगी कि हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे और डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप क्लास जो हमारा क्लास का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब करेंगे। और फिर आप जो क्लासेस में प्लेलिस्ट देखेंगे, वीडियोस में आप जाकर के प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको अलग से वीडियो मिल जाएंगे जो पुराने वीडियोस हैं। अच्छा, पुराने वीडियोस भी आप लोगों को देखने चाहिए, मैंने चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं अच्छे से उसमें, तो वो भी आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि अब जो है वो जो पुराना पढ़ाया हुआ है ना, उसमें से मैं क्वेश्चन आंसर आप लोग को कराऊंगी, तो वो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे और फिर आप क्वेश्चन आंसर इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, और फटाफट क्लास आप लोग रोज़ अटेंड करिए, टाइम से आ जाइए इसी तरह से, ताकि हम पूरी क्लास अच्छे से अटेंड कर पाएँ। और फिर कल हम मिलते हैं सेम टाइम, हमारा जो टाइमिंग है वो 6 to 7 PM का है। ओके बाय, थैंक यू ऑल, और रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए, और टेलीग्राम में जो ज्वाइन नहीं हुए हैं वो जल्द से जल्द